रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को राशिद वीर का सलाम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में अपनी रसीदें और मनी ट्रेल और बैंक अकाउंट्स पेश करके हुकूमत की बनाई गई इमारत धड़ाम से गिरा दी है। मामला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस की हद तक तो ख़त्म हुआ मालूम होता है। इनकम टैक्स जो 2 साल रिटर्न्स जो 2 साल फाइल नहीं हो सके, जिसकी कोई टेक्निकल रीज़न उन्होंने बताई कि उनके वकील ने उन्हें बताया था कि प्रॉपर्टी सेल होने के बाद रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि नया कानून आ गया जिसके बाद हर सूरत में रिटर्न जमा कराने हैं, लिहाजा उन्होंने वो रिटर्न जमा करा दिया। या वो जो दस्तावेज़ात उन्होंने वीडियो लिंक पे दिखाई, उस पे बज़ाहिर तो अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है और ये कहा है कि ये हमें इस बात की तसल्ली है कि आपके पास बज़ाहिर तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन ये जो अदालत है इसकी जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो इसका मेरिट पर जायज़ा ले। मेरिट पर जायज़े के लिए दो ही फोरम है, या तो FBI इसका फ़ैसला करेगा और या SJC। अदालत ने कहा कि इस बात का हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपके साथ कोई आपके दस्तावेज़ात में कोई ऊंच नीच नहीं होगी और इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ और एहतियात के साथ इस तमाम मामले का जायज़ा लिया जाएगा। नाज़रीन, वीडियो लिंक पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया 3:45 बजे आई और तकरीबन 4:20 तक उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब इंतहाई बावकार अंदाज में दिया। उन्होंने अपना पहला शनाख्ती कार्ड, वो शनाख्ती कार्ड जो इब्तदाई शनाख्ती कार्ड होते थे और हैंड रिटन टाइप होते थे, वो दिखाया कि ये मेरा पहला शनाख्ती कार्ड था जो पाकिस्तान में बना। फिर जो दूसरा शनाख्ती कार्ड बना वो दिखाया और फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड दिखाया एक्सपायरी के बाद। उसके बाद चिप वाला जो जिसमें शाइन होती है वो शनाख्ती कार्ड दिखाया और ये बताया कि उनकी मदर स्पेनिश हैं जिस पर उनको फ़ख्र है और उनके हवाले से वो उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट था जिस पर वो पाकिस्तान आई और उसके लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा उन्हें मिला। और ये बात उन्होंने इंतहाई तकलीफ़ से बताई कि गुज़िश्ता साल मौजूदा हुकूमत ने उन्हें 1 साल का वीज़ा देने में बहुत लैतो लाल से काम लिया और बहुत मुश्किल से वो वीज़ा उन्हें दिया गया। उन्होंने बताया कि वो कराची में एक अमेरिकन स्कूल में टीचर थी जहां वो पढ़ाती थी और उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाई जिसमें सैलरी के अलावा हाउस रेंट और दीगर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस शामिल थे, वो उनको मिलते थे। ज़ाहिर है वो अपने पहले वालिद और फिर शौहर के साथ रहती थी तो ज़्यादातर उनकी इनकम जो है वो सेविंग में थी, जबकि उन्होंने अपनी बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसके खसरा नंबर जो हैं वो बेतहाशा गिनवाए कि ये उनकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी। वो उन्होंने सेल की और उनकी जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने बैरून मुल्क मुंतकिल की। उसके लिए उन्होंने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट भी अपने वकील के मशवरे से खोला और वो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट डॉलर अकाउंट था और पाउंड अकाउंट था और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का था जो स्टेट बैंक के अंडर काम करता है पाकिस्तान में, जिसके ज़रिए 2003 से लेकर 2013 तक जो उनकी रकम थी उनके अकाउंट में वो लंदन मुंतकिल की गई और कानूनी तरीके से की गई, जिसमें कोई हुंडी या हवाले का तस्करा नहीं है। ये 7 लाख पाउंड की रकम थी तकरीबन, जिससे लंदन में प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। वो प्रॉपर्टी जो है वो एक फ़्लैट है और एक घर है और वो उसकी मालियत लेडी वाइफ ने बताया कि उतनी है जितनी इस्लामाबाद या कराची में एक घर या फ्लैट की हो सकती है। एक में उनका बेटा रहता है और एक रेंटेड है, रेंट आउट की गई है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं मालूम कि मुझसे FBI ने जिन 2 सालों में मैंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, FBI ने मुझसे क्यों रब्ता नहीं किया, लंदन में मेरे बच्चों को क्यों हरासा किया जाता रहा। उन्होंने वो रिकॉर्ड दिखाए FBI के भी कि वो पाकिस्तान में FBI में बाकायदगी से रिटर्न्स फाइल करती रही हैं और लंदन में भी रिटर्न्स और इनकम टैक्स फाइल जमा कराती रही हैं, रिटर्न भी फाइल करती रही हैं।
وہ مزید تفصیلات بھی بتانا چاہتی تھیں، لیکن عدالت نے انہیں انٹروین کیا اور کہا کہ آپ نے بے تحاشا بے شمار دستاویزات آپ کے پاس موجود ہیں اور ہمیں تسلی ہے کہ یہ دستاویزات درست بھی ہیں اور آپ کا کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے کافی بھی ہوں گی، لیکن ہماری مجبوری یہ کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے اور ہم اس کیس کو یہاں میرٹ پر نہیں دیکھ رہے۔ آپ کا جو بھی اب معاملہ ہے وہ کمپیٹنٹ فورم ہی دیکھے گا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے مالک نے بھی انہیں بتایا انٹروین کر کے کہ بیگم صاحبہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے طریقے سے اور بہت باوقار طریقے سے عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے اور عدالت کو بات سمجھ آ گئی ہے، یہ کافی ہے۔ جس کے بعد یہ رسیدیں پیش کیے جانے کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں تو اختتام پذیر ہو گیا، اور اس سے پہلے جو ہے حکومت کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے بھی اپنے تمام دل لگا کے دلائل مکمل کیے۔ انہیں وعدے کے برعکس نہ صرف 1:30 بجے تک اوریجنل ٹائم دیا گیا، بلکہ اس کے بعد 1 گھنٹہ اور 2:30 سے 3:30 بجے تک دیا گیا۔ وہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دیگر اپنے ساتھی وکلاء سے بات کیا، جس میں ڈاکٹر خالد رانجھا، عامر فاروق صاحب اور عرفان قادر صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی باری نہیں لیں گے اور آپ یہی آرگومنٹس اڈاپٹ کریں گے، لہذا ان کا وقت بھی مجھے دے دیا جائے تاکہ میں دلائل مکمل کر لوں۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کیس کی سماعت کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی حاصل ہے اور بدنیتی کا جائزہ بھی وہی لے سکتی ہے، اور ان کا یہ بھی انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ اس کیس میں بدنیتی نہیں ہے، کیونکہ بدنیتی کے لیے جو گراؤنڈ لی جا رہی ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس ہے، جبکہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 2 ججز نے سنایا، جس میں دوسرے جج کے خلاف ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی ریفرنس نہیں لائے، بلکہ 3 ججز کے خلاف ہمارے پاس شکایت تھیں، جن میں سے 2 کا معاملہ تو حل ہو گیا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا۔ اس میں میرا کردار کیا ہے، یہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا کردار کیا ہے، وہ میلس کی گراؤنڈ نہیں بنتی، لیکن کورٹ نے یہ بھی آبزرو کیا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو آپ نے ریویو فائل کیا ہے، اس میں آپ نے پری یہ کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریموو کیا جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے پوچھا کہ کیا کسی کیس میں کوئی سخت فیصلہ دینا اس سے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہے، یا اس کا ریویو اگر ڈسمس ہو جائے گا تو اس سے کوئی قیامت برپا ہوگی؟ یہ فیصلے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک جج کی اوپینین ہے، وہ ہارش الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ بہتر بھی ہو سکتے تھے، ٹیمپریٹ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے رد عمل میں جج کو ہراساں کیا جائے یا بلیک میل کیا جائے۔ جسٹ فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک صحافی کی جانب سے آنے والی اطلاع پر تحقیقات کی گئی اور مواد سامنے آنے پر ریفرنس بھیجا گیا۔ صحافی کی اطلاع کے بارے میں عدالت نے کہا کہ وہ کوئی آرٹیکل نہیں تھا، کالم نہیں تھا، خبر نہیں تھی، ایک اپلیکیشن تھی 2 لائنوں کی جس کے ساتھ کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں تھا، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ صحافی کی اس 2 لائنوں کی شکایت پر فوری طور پر ایک ادارہ تشکیل دیا گیا، اور وہ ادارہ اتنی تیزی سے حرکت میں آیا کہ بیرون ملک ایجنسیز کی خدمات بھی حاصل کی گئیں اور معلومات اکٹھی کی گئیں اور ریفرنس ظاہر کیا گیا۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ بجائے خود کسی بدنیتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک موقع پر جسٹس مقبول باقر نے پھر بہت دبنگ ریمارکس دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں احتساب کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو اب روکنا ہوگا، اور ہم اس پر کچھ نہ کچھ اپنے فیصلے میں ضرور لکھیں گے، اس فیصلے میں نہ لکھا تو کسی اور موقع پر کسی اور فیصلے میں لکھیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں فیصلوں کی بنیاد پر ججز کو ہراساں یا بلیک میل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی، لیکن لیڈی وائف کو جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی انیبلٹی بتاتے ہوئے یہی کہا کہ ہماری جورسڈکشن میں یہ معاملہ آتا نہیں ہے اور اس کے لیے کمپیٹنٹ فورم یا BRE ہوگا یا SJC ہوگا۔ یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ عدالت نے FBR سے
तमाम डॉक्यूमेंट यानी वो रिकॉर्ड जो लेडी वाइफ की रिटर्न्स और इनकम टैक्स की अदायगी के हवाले से है, सील इन्वेलप में तलब किया है। अब देखना यह है कि ये तो बज़ाहिर जब मनी ट्रेल भी आ गई, बैंक अकाउंट्स भी आ गए, प्रॉपर्टी की डिटेल भी सामने आ गई, और वो तब से आई है जब वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जज भी नहीं थे, सिर्फ वकील थे, और उसकी मुंतकली का तरीका भी आ गया कि कोई भी पैसा जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल ही गया है, उससे बाहर नहीं गया। तो बदनवानी का उसमें एलिगेशन है नहीं, कंसीलमेंट का एक एलिगेशन था, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के वजह से ख़त्म हो गया है। बज़ाहिर ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जिसका इज़हार आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रेफरेंस तो बाकी नहीं रहेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अलिया ने वीडियो लिंक पे दिखाई है, उनको साबित करने में FBI जाना या FBI की जानिब से उनको तलब किया जाना, या इनकम टैक्स में अगर कोई 1-2 साल की कमी पेशी है तो उसका पूरा करना, यह FBI का मामला होगा और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का मामला होगा, जो उनकी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अहलिया से कानून के मुताबिक डील कर सकता है। देखना ये कि मुनीर मलिक क्या स्टैंड लेते हैं। मीडिया की जानिब से जब उनसे बात की गई कि वो क्या समझते हैं कि ये मामला सिंपली FBI या इसी तरह SJC को चला जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, उनका ये कहना था कि मैंने ये केस लिया ही इसलिए है कि ये केस अदलिया पर अटैक था, उसकी आज़ादी पर एक अटैक था, और मैं इसको इस तरह से सिंपली बग़ैर किसी एक्सप्रेस ऑर्डर के कबूल नहीं करूँगा कि उसको बग़ैर किसी फाइंडिंग के जो है वो किसी और फोरम पे भेज दिया जाए। देखते हैं कि अब मुनीर मलिक जिनको कहा गया कि कल अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करें क्योंकि अदालत के पास मज़ीद टाइम नहीं है, वो ये कह रहे थे कि मेरे आर्गूमेंट्स का सेकंड फेज़ शुरू होना है। उन्होंने कहा, अदालत ने उनसे ये कहा कि आपका जो भी फेज़ शुरू होना है उसमें आपको कंक्लूड कर ही करना है, और ज़्यादा आपके पास दलाइल होंगे तो आप तहरीरी तौर पर दे देंगे। देखते हैं कि कल कोई शॉर्ट ऑर्डर आता है या जजमेंट रिजर्व होती है, ये केस अगले वीक में जाता है। जो भी अपडेट होगी उसके साथ आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। मज़ीद अपडेट बर वक्त लेने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको बर वक्त अपडेट भी मिल जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए राशिद वीर को। अल्लाह हाफ़िज़।